नमस्कार। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में मैं पुष्पेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। दुनिया में अनाज और भोजन की उपलब्धता को लेकर संकट गहरा है। ऐसे अभावों से निपटने में प्रधानमंत्री शास्त्री जी का सप्ताह में एक दिन उपवास करना याद आता है। शायद आपको पता हो कि आजाद हुए भारत में जब गेहूं का भयावह संकट था, तब प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि वे खुद 3/4 गेहूं और 1/4 शकरकंद के आटे से बनी रोटी खा रहे हैं, जो शानदार होती है। नेहरू हों या शास्त्री, उन्होंने उपभोग को कम करने के विकल्प को चुना। यह परिस्थितियों की समझ और नेतृत्व की पहचान है। लेकिन ऐसे ही प्याज संकट के बीते दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर हमारे मुल्ला दो प्याजाओं ने लीडरशिप के नेहरू स्टैंडर्ड को भुला दिया। लेकिन देश की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। मार्च 1949 में नेहरू जी ने ही कहा था कि अगले 2 सालों में हम या तो अपने उगाए अनाज पर निर्भर होंगे या फिर इस लक्ष्य को हासिल करते हुए मौत को गले लगा लेंगे। वे ऐसा ना कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन सूचनाएं अब सेकुलर हुआ चाहती हैं और आईने चेहरों पर आ गिरे हैं। अनाज की उपलब्धता के इस वैश्विक संकट में 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, गेहूं समेत अनेक महत्वपूर्ण कृषि उपजों के सबसे बड़े निर्यातक यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग से अव्यवस्थित सप्लाई चेन। दूसरा, अर्जेंटीना में सूखा, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ समेत थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में जलवायु परिवर्तन और कृषि तंत्र की समस्याओं के कारण भावी आपूर्ति को लेकर बढ़ती हुई आशंका। और तीसरी कि भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के समान 2 दर्जन से अधिक देशों द्वारा अलग अलग कृषि उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाने के कारण कृत्रिम संकट का पैदा हो जाना। हालांकि हकीकत यह है कि दुनिया में कृषि उपजों का संकट मूलतः उत्पादन में भारी कमी के कारण नहीं है, बल्कि कोविड महामारी और उसके बाद यूक्रेन रूस युद्ध में तहस नहस हुई आपूर्ति श्रृंखला कहीं अधिक जिम्मेदार है। जिसे अटलांटिक रिपोर्ट ने कुछ यूं कहा है कि देयर इज नॉट अ ग्लोबल व्हीट शॉर्टेज, देयर इज अ ग्लोबल व्हीट इन द रॉन्ग प्लेस प्रॉब्लम। 1 महीना हुआ जब भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, जो महंगाई पर नियंत्रण, भीषण गर्मी के कारण गेहूं की उपज के कम होने, एमएसपी से ऊंची बाजार दर के कारण सरकारी खरीद के बेहद कम रहने और 1.25 अरब से अधिक आबादी, विशेषकर 80 करोड़ आबादी की खाद्यान्न सुरक्षा की चिंता के परिप्रेक्ष्य में यह लिया गया एक फैसला है। लेकिन एक ओर जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को अनाज उपलब्ध कराने को लेकर साहसिक ऐलान कर रहे थे, भारत अनाज निर्यात की संभावनाओं को टटोल रहा था, अचानक किए गए प्रतिबंध के ऐलान को नीतिगत अनिश्चितता कहा गया। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की अधिक कीमत का लाभ उठाने से रोक रही है। लेकिन यही विश्लेषक स्थानीय बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों का समाधान नहीं बता पा रहे हैं, जिन्हें वैक्सीन शोध और विकास प्रक्रिया समेत वैक्सीन अलायंस के अंतर्गत भारत की जिम्मेदारी और फ्यूचर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की समझ नहीं है। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से कहा था कि मोदी सरकार हमारे लोगों व बच्चों का वैक्सीन दुनिया को भेज रही है। ऐसे लोग क्या कहते यदि घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ती चली जाती, यदि अनिश्चित मौसम और मानसून के कारण फसल उत्पादन कम होने से खाद्यान्न सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। ये कहते कि मोदी सरकार ने देश के बच्चों के हिस्से का गेहूं दुनिया में बांट दिया। हम इनसे निपटे नहीं कि टर्की ने उलझा दिया। खबर आई कि भारतीय गेहूं में रुबेला वायरस संक्रमण के कारण उसने यह खेप वापस कर दी है। अगली खबर आई कि इजिप्ट ने भी ऐसे ही फाइटोसैनिटरी रीजन से भारत से गेहूं लेने से मना कर दिया है। दीगर बात यह है कि उक्त गेहूं को भारतीय कंपनी आईटीसी ने नीदरलैंड की एक कंपनी को बेचा था, जिसने गेहूं के फाइटोसैनिटरी मानदंडों की जांच के लिए स्विट्जरलैंड की एक कंपनी को हायर किया था और मानकों पर खरा उतरने के बाद ही इसे निर्यात किया गया था। गेहूं की यह खेप टर्की को कैसे
और क्यों बेची गई यह अभी रहस्य है, लेकिन भारतीय गेहूं में रूबेला वायरस संक्रमण की खबर शुद्ध अफवाह और विशुद्ध साजिश है। जिस भारत ने बीते साल रिकॉर्ड 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया हो और जिसमें से संदर्भित कंपनी आईटीसी ने ही अकेले 18 लाख टन गेहूं का निर्यात किया हो और अभी अप्रैल मई माह में ही इस कंपनी ने 13 लाख टन गेहूं का निर्यात किया, कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई तो अब कैसे आई? न तो टर्की ने न ही आयातक कंपनी ने अब तक गुणवत्ता या संक्रमण के आधार पर गेहूं की इस खेप को लेकर कोई आधिकारिक रिपोर्ट दी है, और तो और जेनेवा की फर्म ने टर्की की फाइटोसैनिटरी ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जेक्शंस को सिरे से खारिज कर दिया है। दिलचस्प यह है कि रूबेला वायरस मिट्टी से अनाज या उपज में प्रविष्ट होने वाला संक्रमण है ही नहीं। इस विवाद की असली बात यह है कि यह विशुद्ध रूप से टर्की का जियोपॉलिटिकल और जियो बिजनेस गेम प्लान है। टर्की चाहता है कि 5.5 करोड़ टन गेहूं उत्पादन करने वाले युद्धग्रस्त देशों रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सी माइंस से अटे पड़े ब्लैक सी के जरिए गेहूं आदि उपजों को विश्व बाजार में ला सके ताकि उसे उसका श्रेय मिले। खबर यह भी है कि टर्की अपनी मध्यस्थता के बदले यूक्रेन की लाचारी को भुनाने के लिए उससे गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर 25% तक छूट हासिल करने की फिराक में है। वहीं रूबेला वायरस की अफवाह फैलाकर भारत को ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय कीमत का लाभ लेने और निर्यात करने से रोकना चाहता है। क्योंकि भारत ने गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद यह ऐलान किया कि हमारी प्राथमिकता पड़ोसी देशों के अलावा गरीब देश होंगे। इसे फूड डिप्लोमेसी भी समझा गया, यानी ग्लोबल फूड डिप्लोमेसी में भारत की नई भूमिका के कारण उस टर्की का असहज होना आश्चर्यजनक नहीं है जिसने बीते सालों में मलेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर भारत विरोधी कूटनीति के रंगमंच का मसखरा बनना स्वीकार कर लिया हो। भारत भले ही अनेक फसलों का विश्व में सबसे प्रमुख उत्पादक हो, लेकिन 2020-21 में ही टॉप 10 की सूची में 9वें पायदान पर पहुंच पाए हैं। जहां तक गेहूं निर्यात का प्रश्न है, 2020 में हमारा स्थान 19वां था, जो दुनिया के कुल गेहूं निर्यात का 1% है। 2019 में हम 35वें स्थान पर थे। यह महत्वपूर्ण है कि हमने गेहूं और चावल के रिकॉर्ड निर्यात से बीते साल जो अतिरिक्त आय हासिल की है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हुई कीमतों के कारण है, न कि कम लागत पर हमारे उत्पादन के कारण। ऊंची उत्पादन लागत पर भारी उत्पादन के कारण ही भारत में अनाजों का बफर स्टॉक बढ़ता गया है, जो अपने आप में एक चुनौती है जिसे हाल के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने थोड़ी राहत पहुंचाई है। आपको याद हो कि साल 2003 से 2006 के दौर में भारी बफर स्टॉक के बोझ को कम करने के लिए गेहूं का निर्यात किया गया था, लेकिन उसके बाद मौसमी हालात ऐसे हुए कि हमें आयात करना पड़ा। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें शीर्ष स्तर पर हों, खाद्यान्न की स्थानीय और दीर्घकालिक उपलब्धता को लेकर भारत कोई खतरा नहीं उठा सकता है। यह सही है कि यदि सभी देश अपने अतिरिक्त उत्पादनों का निर्यात प्रतिबंधित कर दें तो दुनिया में भीषण संकट पैदा हो जाएगा, जिससे पैदा होने वाली राजनीतिक और कूटनीतिक अस्थिरता बेहद खतरनाक हो सकती है। ऐसे में भोजन और पोषण सुरक्षा को लेकर अपनी वैश्विक और स्थानीय जिम्मेदारियों को देखते हुए भारत को क्या करना चाहिए? कृषि उत्पादन और निर्यात की सही रणनीति के लिए मौसमी पूर्वानुमान के साथ खेतों में खड़ी फसल से होने वाले उत्पादन के सही आकलन की वैज्ञानिक प्रणाली पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। भारत सरकार डिजिटल एग्री स्टैक प्लेटफॉर्म बना रही है। साथ ही फसल यानी फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमेटेरियोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस और चमन यानी कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स नाम से 2 मिशन पर काम चल रहा है। चूंकि भारत जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों में सबसे संवेदनशील देशों में से एक है, इसीलिए हमारी कृषि और खाद्यान्न सुरक्षा के लिए मौसम व जलवायु परिवर्तन के बदलावों के अनुरूप कृषि शोध और उन्हें
कम लागत में खेतों और किसानों तक पहुंचाना हमारी नीति और संकल्प होना चाहिए। जहां तक विश्व में आहार और पोषण संकट का प्रश्न है, वर्ल्ड फूड वेस्ट इंडेक्स बताता है कि इजराइल, यूएई समेत G7 जैसे विकसित देशों में प्रति व्यक्ति भोजन की बड़ी बर्बादी हो रही है। भारत न केवल इन देशों से बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में भोजन की प्रति व्यक्ति सबसे कम बर्बादी करने वाला देश है। पूरी दुनिया ने 2019 में 931 मिलियन टन आहार को बर्बाद किया है, यानी विश्व उत्पादन का 17%। और यदि ऐसा ना हो तो विश्व में भूखमरी और कुपोषण को दूर करना न केवल एकदम आसान होगा, बल्कि कृषि उपजों की कीमत से लेकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम किया जा सकेगा। साथ ही साथ भागीदारी वाला विश्व भी निर्मित होगा, सो अलग। लिहाजा उगाए गए अनाज और पोषक तत्वों का वैश्विक वितरण और प्रबंधन तंत्र व्यवस्थित बनाए जाने की आवश्यकता है। अभी चल रहे WTO बैठक में पेटेंट वेवर्स, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए भंडारण और सब्सिडी को लेकर पीस क्लॉज और 1986-88 के रेफरेंस प्राइस मैकेनिज्म को बदले जाने को लेकर होने वाले रिफॉर्म पर भारत मुखर है। रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अब यह आवश्यक हो गया है कि वार क्राइम्स के अंतर्गत युद्ध में नागरिक जीवन की क्षति और मानवीयता पर होने वाले हमलों को ही नहीं, बल्कि कृषि प्रक्रिया और उपजों की वैश्विक आपूर्ति में बाधा डालने या उन्हें नष्ट करने को भी वार क्राइम घोषित किया जाए। अगली बात यह है कि न केवल किसान बल्कि बाजार तंत्र को भी पूर्वानुमान के आधार पर अति संग्रहण यानी होर्डिंग जैसी प्रवृत्तियों को बंद करना होगा और पूरी कृषि तंत्र को वैश्विक प्रबंधन और मार्गदर्शन में लाने की जरूरत होगी, जिसमें राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाए। अंत में आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नेहरू ने हमारी स्वतंत्रता का पहला ध्वज कहां फहराया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष और भावी प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पहला राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया था? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के परिसर में। और तब उन्होंने कहा था कि देश को अनाज संकट से बचाना भारत की पहली प्राथमिकता है। दान में अनाज के लिए दुनिया में भटकने वाले भारत के किसानों और सभी सरकारों के परिश्रम से हमें इस संकट से मुक्ति तो दिलाई है, लेकिन मानवता को भूख मुक्त और हमारी धरती व उपजाऊ मिट्टी को प्रदूषण मुक्त रखते हुए पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने की चुनौतियां अभी भी हैं। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखने के लिए आपका हृदय से आभार। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद।